लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें कुछ बेसिक्स लॉ हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, और याद क्या रखने पड़ेंगे, आप वैसे पढ़ चुके हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा पहले, उसके बाद लिखिएगा। पहला क्या है, देखो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट में भी। मतलब क्या बोला है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी कुछ भी हो, अगर लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उससे बड़ी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो पक्का इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही होगा। दूसरा है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब बोल रहा है, याद होगा पहला ही ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। अगर लाइट की इंटेंसिटी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की पड़ रही होगी तब। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब अच्छा, इसी में मैं एक और बात कर सकता हूं, ये देखो इस वाले में, थर्ड वाले में एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग बात कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू EV नॉट। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन में, थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन को एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं जो लॉ इसका बन जा रहा है। देखो बेटा, अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जब उसकी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या, कम, और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है। तो एक और ऑब्जर्वेशन बन सकता है, थर्ड वाले जो ऑब्जर्वेशन था उसके अंदर एक और पॉइंट बन सकता है, चाहो तो लिख लो, थर्ड वाले के अंदर एक पॉइंट और बना लो, बढ़िया रहेगा। हाँ, सी पॉइंट कर लो इसी में। थर्ड वाला था ना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसमें एक छोटा सा पॉइंट और बढ़ा लो। इफ इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे लिख लो, इफ इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट then the light having higher frequency have large kinetic energy and the light having lower frequency have a small kinetic energy, ठीक है, have a small kinetic energy। यही बात आपके पास लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी बोला जा रहा है। देखो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब, अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी उसके ऊपर गिर रही हो। चौथा इसका लॉ है, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एमिशन कभी भी हो सकता है। आप डाल रहे हो लाइट, पड़ रहा है, हो सकता है अभी ना हो, 1 सेकंड बाद हो जाए, 2 सेकंड बाद हो जाए। इंस्टेंटेनियस, किसी भी वक्त एमिशन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लॉज ऑफ में ये चारों फटाफट देख करके नोट कर लीजिए फटाफट कॉपी में। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नेक्स्ट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझिएगा पहले, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आप लोग रटते हैं इसी वजह से काम गड़बड़ाता है। आइंस्टीन जी ने क्या बोला, लेट्स सी। सपोज करिए कोई ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है, ये कोई मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट पे क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक, व्हाइट कलर से लेके आता है। इस मेटल प्लेट पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट की एनर्जी क्या है,
E इज इक्वल टू होता है बच्चों एच न्यू, यही तो होता है लाइट की एनर्जी। अब ये एनर्जी दो तरीके से यूटिलाइज होगी, ध्यान से सुनिएगा। आइंस्टीन जी ने कहा था कि अगर कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट दो तरीके से यूटिलाइज होगी। पहला किस काम में आएगा, ये कुछ एनर्जी तो यूज होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, है ना। देखो ये जो E था ये दो तरीके से यूटिलाइज हुआ। पहला तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसको क्या बोला गया, वर्क फंक्शन। मान लेते हैं अगर 10 जूल की एनर्जी आई और 3 जूल की एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बचा कितना जूल, 7 जूल की एनर्जी बची। जैसे ये एनर्जी आपके पास ऐसे पड़ी थी, ठीक, 10 जूल की एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे पड़ी, उसमें से 3 जूल की एनर्जी खर्च हो गई मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। बचा हुआ 7 जूल क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी मिल गई है इसको, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब ध्यान से सुनो, बोला था आइंस्टीन जी ने कि अगर कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी, दिस लाइट कैन बी यूटिलाइज्ड इन टू वेज। फर्स्ट वन, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द metal surface, that is called work function, and rest of the energy is utilized in providing the kinetic energy to the ejected electrons। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं अब उनको जो बची हुई एनर्जी वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये बात किसने कही थी, आइंस्टीन जी ने कही थी। इसी से इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान 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 दो। चलो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर, सॉरी E इज इक्वल टू एच न्यू। या कौन सी एनर्जी दी गई, एच न्यू। कैसी एनर्जी दी गई, फोटोन एनर्जी, एच न्यू। यहां पर ये क्या है आपके पास, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये न्यू क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है ना, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, यस नो। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो मिलेगा 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेज चुके हो तो मिलेगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसमें से आप कॉमन क्या लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट मिलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। 3 नंबर फोकट का देके जाता है ये, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। और इसी वजह से आइंस्टीन जी ने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। आइंस्टीन जी ने बाद में बताया और उनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी वजह से। 1921 ठीक है। तो याद रखिएगा आइंस्टीन जी का कहा नाम क्या था। आइंस्टीन जी कहे थे कि whenever a light is incident on a metal surface then this light energy is utilized in two ways. First one, to eject an electron from the metal surface, that is called work function, and rest of the energy is utilized in providing the kinetic energy to the ejected electrons. बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बच्चों? वीडियो वालों सबको यस नो बोलो जल्दी से, बोलो भाई। बोल नहीं रहे, सब सोए क्या सब? हेलो हेलो, सबका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, माइक खराब है। चलिए लिखते हैं हेडिंग, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। According to Einstein, when a photon of energy h nu, when a photon of energy h nu मतलब इस तरीके से h nu
falls on a metal surface, falls on a metal surface, then the energy of photon, then the energy of photons are used in two ways, are used in two ways. पहला point, some of the energy are used in, some of the energy are used in ejecting the electron from the metal surface, ejecting the electrons from the metal surface, that is work function, that is work function, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फाई नॉट, इस तरीके से फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, full stop. Second point, and rest of the energy, and rest of the energy are utilized in, and rest of the energy are utilized in providing the kinetic energy to the emitted electrons, kinetic energy to the emitted electrons. ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा और इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिगर जरूर बनाइएगा। हो गया, तो न्यू क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बार बार न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएगा, न्यू नॉट लिखेंगे तो आप घबराइएगा मत, न्यू नॉट मतलब तुरंत समझ जाएगा क्या है वो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब देखो बेटा, अब इसी में हम एक छोटी सी बात और कर सकते हैं कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो ऐसे कैसे, अगला हेडिंग लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन V नॉट एंड न्यू नॉट। V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पूरा लिख दे क्या, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे आधा। तो रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम लोग V नॉट लिखते हैं, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू नॉट लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, सिंस वी नो दैट, ये कहां आपने देखा था बताइए तो, 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट, कहीं पढ़ा है क्या, कब पढ़ा, ऑब्जर्वेशन में था ना। अच्छा, अभी हम लोग ये भी जानते हैं अगेन, अभी हमने ये भी देखा 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी पढ़ा क्या, अभी जस्ट पढ़ा। अब इन दोनों में देखो, ये भी दोनों सेम है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। बात समझ में आ गई, नोट करिए तड़ाक से। चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग भी आपके पास सैंपल पेपर में बार बार दिखाई देगा, वो बहुत छोटा सा आदमी है जिसका नाम है फोटोन। व्हाट इज फोटोन, अ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, अब पूछता है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स।
या 2 नंबर का होगा तो 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, 3 नंबर का होगा तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट हेडिंग लिखते हैं। पहले हेडिंग लिख लो फोटोन, एक लाइन में इसको लिख लो क्या होता है। इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी is called photons, is called photons। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज लिखिएगा, फटाफट लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। फोटॉन्स बहुत बार आया हुआ है, बहुत बहुत बहुत। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा बार आया बेटा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, पूरी सीबीएसई में भयंकर ये पूछा गया है। इनकी प्रॉपर्टीज बताइए रही। पहली प्रॉपर्टी लिखते चलिए फटाफट। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? लिखिए, वेरी गुड। इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। It travels with the speed of light in vacuum, that is c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Point number 2, the photon has zero rest mass। अगर ये फोटोन की बात करें तो रेस्ट मास का मतलब होता है जब रुका होता है उस समय उसका मास कितना लेते हैं हम लोग? 0। Photon have zero rest mass, that is m naught equal to 0। हाँ, 0 हो गया। नेक्स्ट, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, थर्ड पॉइंट, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, तो आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो तो क्या मिलेगा? E बाई सी स्क्वायर, ये कहलाता है इसका काइनेटिक मास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको और भी तोड़ सकते हो। E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एच न्यू भी रख सकते हो, तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप जानते हो, C इज इक्वल टू होता है लैम्डा म्यू, है ना। तो चाहो तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? C बाई लैम्डा। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास? एच सी लैम्डा। ठीक है, कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। काइनेटिक मास क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां कुछ ना कुछ सब में वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तभी काइनेटिक वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो काइनेटिक मास जब भी होगा तो याद रखिएगा उसमें लाइट की स्पीड आप जरूर इंक्लूड करेंगे, मतलब स्पीड जरूर इंक्लूड करेंगे। तो लाइट के से स्पीड से चलती है, इस वजह से लाइट की स्पीड इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E बाई सी। P इज इक्वल टू E बाई सी। E को फिर से क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ? एच न्यू अपॉन में C। न्यू को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ? C बाई लैम्डा, मतलब C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? H बाई लैम्डा भी दिखाई देगा। ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया बच्चों, वीडियो लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैन बी रिटन एज, द एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैन बी रिटन एज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ के टर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा मैं समझाता हूं, पहले देखिए। E इज इक्वल टू क्या होता है? H न्यू। वेरी गुड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले लिखने का प्रयास ना करें। फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं? C बाई लैम्डा। तो ये मिल जाएगा आपके पास
एच तो हो गया, ये हो गया एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में लैम्डा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में, सॉरी इस एंगस्ट्रॉम मत लिखो, चलो इसको लिख लो 1200 समथिंग आ रहा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेना अपॉन में लैम्डा। अच्छा, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया होगा? इसको डिवाइड किया गया होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी जो भी आएगा जूल में आएगा, उससे डिवाइड करोगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉपर्टीज इसमें से आप याद कर सकते हैं जो भी पूछे। ठीक है, हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। चले, वीडियो वालों बताइएगा बेटा, हो जाएगा तो फटाफट। नेक्स्ट, अब तो बहुत इजी इजी प्रॉपर्टीज है, आपको ऐसे याद होगा। लाइट किस पाथ में चलती है? ऐसे ऐसे नागिन छाप या सीधे? इसका मतलब जब लाइट सीधे चलती है तो फोटोन भी कैसे चलेगी? स्ट्रेट पाथ। तो लिखिए photons moves in a straight line. Photons moves in a straight line. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, photons do not have any charge. Photon do not have any charge, so they are electrically neutral. So they are electrically neutral. अब बताओ, मोटी मोटा आपको एक बात, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर ये न्यूट्रल है मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो अगर हम फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजें या मैग्नेटिक फील्ड में भेजें, क्या उसका पाथ डेविएट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो अगर चार्ज होता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ डेविएट करता, लेकिन न्यूट्रल है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दो या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दो, उसका पाथ डेविएट नहीं करेगा। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन आर नॉट डेविएटेड बाय, photons are not deviated by electric field or magnetic field. Electric field or magnetic field. अब बताओ प्रॉपर्टी नंबर 9, जो भी याद करना हो कर लेना। जब लाइट है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था पिछले चैप्टर में जिसका नाम था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी को याद है क्या क्या था डिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। जब किसी ऑब्स्टेकल से लाइट टकराती है, उसके कॉर्नर से लाइट क्या होती है? बेंड होना स्टार्ट करती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? डिफ्रैक्शन। अब फोटोन बना हुआ है, पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट की कहानी है, तो लाइट जब डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करता है तो फोटोन भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को क्या करेगा? शो करेगा। तो लिख लो फटाफट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, photons may show diffraction, photons may show diffraction under given conditions, under given conditions। ठीक है, तो बहुत सारे हो गए, अब ज्यादा घचपच नहीं करते हैं, पहले याद कर लेते हैं किस स्पीड से चलती है? लाइट की स्पीड चलेगी। रेस्ट मास कितना होगा? 0। काइनेटिक मास बात किया, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, E = mc² होता, तो मास निकालोगे तो क्या होगा?
m बाई सी स्क्वायर, ई की जगह एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ न्यू की जगह रिप्लेस करोगे क्या, सी बाई लेमडा, तो हो जाएगा एच अपॉन में सी लेमडा। नेक्स्ट बात करें इसका मोमेंटम, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू ई बाई सी या एच न्यू बाई सी या एच बाई लेमडा। फिर हम इसकी एनर्जी की बात करें, मतलब वेवलेंथ की बात करें, तो एनर्जी इक्वल टू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में लेमडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किस पाथ में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में चलेगा। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। जब कोई चार्ज है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में भेजो, ये डेविएट नहीं करती। इसी वजह से देखा, लाइट जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है तो कोई डेविएशन नहीं होती, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऐसा होता तो लाइट ऐसे लहराते हुए आती, नागिन छाप बनते हुए, ऐसे जो गोल गोल घूम करते हुए आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। और ये डिफ्लेक्शन फिनोमिना को भी क्या करता है, शो करता है। बात समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। मिलते हैं हम लोग कल सेम चैनल पर। गुड बाय, बाय बाय, सत श्री अकाल। सो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। GLEE होना चाहिए, LIE नॉट E, LIE, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगा। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िएगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है। डी ब्रॉगली जी बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारा मामला को सलटा दिया, है ना। न्यूटन जी कह रहे थे पार्टिकल नेचर, आइंस्टीन जी ने भी कह रहा था पार्टिकल नेचर, फिर वो हाइजेंस कह रहे थे वेव नेचर, मैक्सवेल जी कह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, मतलब लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कहानी लोग बताए थे। तो इन सब लड़ाई झगड़ों को सुलझाया किसने, डी ब्रॉगली जी ने सुलझा दिया। बहुत नेक किस्म के इंसान थे। इन्होंने बोला न्यूटन जी आप अपने जगह सही हैं, आइंस्टीन जी आप अपने जगह सही हैं, हाइजेंस जी आप अपने जगह सही हैं, मैक्सवेल जी आप अपने जगह सही हैं। कैसे सही हैं, उन्होंने बोला जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, सम टाइम इट शोज पार्टिकल नेचर एंड सम टाइम इट शोज वेव नेचर, है ना। मतलब लाइट जो है वो कभी कभी पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और कभी कभी वेव नेचर को भी शो करता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट लाइट शोज डुअल नेचर। तो डुअल नेचर का पहला कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, डी ब्रॉगली। डुअल नेचर का मतलब समझ रहे ना, हाँ, दो नेचर वाले। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल भाषा में कहा जाता है स्टूडेंट्स डुअल नेचर के होते हैं। सर के सामने तारीफ करता, अरे सर गजब का पढ़ा रहे यार, आपसे बढ़िया तो कोई पढ़ाता ही नहीं है ना। और जैसे ही बाहर जाएंगे, अरे क्या पढ़े ले रनन, दैट इज कॉल्ड द डुअल नेचर, है कि नहीं। तो ऐसा ही डुअल नेचर किन्होंने बताया था, डी ब्रॉगली जी ने बताया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट हेडिंग लिखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसके अंदर लिखिए कुछ कहानी, हेडिंग लिखिएगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसके अंदर कुछ कहानियां लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, according to de Broglie, moving material particle sometime shows wave nature, sometime shows wave nature and sometime particle nature, sometime shows wave nature and sometime particle nature. That is why light shows dual nature. That is why light shows dual nature. इसके बारे में किसने बताया था, डुअल नेचर के बारे में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, DEBROGLIE, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा। So, अगला हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऐसे लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ब्रैकेट में लैम्डा। ये आता है आपके एग्जामिनेशन में, ये भी हम सैंपल पेपर पलटेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा।
ये आपके सैंपल पेपर में दिखाई देगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे निकलेगा एक्सप्रेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। तो बच्चा हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट फोटोन एनर्जी क्या होता बेटा, बताओ तो, फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू, पढ़ा है क्या। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी मास रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, क्या लिख रहा हूं भाई साहब, एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे, दोनों एनर्जी एनर्जी है, दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट c इज इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू, पढ़ा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भयंकर यूज होता था पूरा, अभी तक तो आप लोग जान ही रहे होंगे। कैसे निकला है, ये कहां से आया था फॉर्मूला, कभी जानते हो, नहीं याद है, चलो मैं बताता हूं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम एक वेव की एक ऑक्सीलेशन की बात करें, यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर करता है, इस डिस्टेंस का नाम होता है लैम्डा। तो डिस्टेंस हो गया लैम्डा, मान लेते हैं वो लाइट की स्पीड से चल रहा है, और यहां से एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो c इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये बहुत फॉर्मूला आपको क्लास 11 में बहुत बार यूज हुआ था, याद होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो चूंकि हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, इसका मतलब लैम्डा का यूज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई लैम्डा, तो लिख सकते हैं h c बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक c से एक c कैंसिल, अब यहीं से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। अब हम लोग इस c को किसके बराबर लग मान लेते हैं, c को हम मान लेते हैं v के बराबर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v को भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको एक फॉर्मूला दिखते हुए दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बेटा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये h अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो ये हो गया आपके पास मोमेंटम, देयरफॉर आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, देयरफॉर h अपॉन में लैम्डा इक्वल टू p, सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में p, या लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा है देखने में लेकिन पूरा नंबर दे करके जाता है, बहुत प्यारा है, नोट करिए फटाक से। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ब्रैकेट में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू पोटेंशियल v। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे तो लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव पे, बहुत इजी है और आसानी से आया था, ध्यान समझिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, उन चीज़ों को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, सारा काम हो जाएगा। चलो बेटा, क्या आप ये जानते हो क्या, सिंस वी नो दैट 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू EV नॉट या EV, कहाँ पढ़ा था इसको, सेकंड ऑब्जर्वेशन में बार बार आया, हमने बोला ना आपको एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थ्रू ही हम लोग बात करेंगे, यहाँ V क्या पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या करते हैं, इसमें मास से मल्टीप्लाई करके इधर उधर दोनों तरफ से मास से मल्टीप्लाई कर, या मास से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर ले, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा लिखो 1/2 mv स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा
नो सर, तो ये ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में m इज इक्वल टू ई वी। लिख सकते हैं? बोलो बेटा वीडियो वालों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा एम वी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m स्मॉल ई वी। ये भेज दिया गया इधर, ठीक। ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का स्क्वायर इक्वल टू 2m e v। या v बड़ा लिख रहे हैं मतलब ये पोटेंशियल है v, यहां v क्या था, वेलोसिटी था, ध्यान दीजिएगा गड़बड़ ना करिएगा, ठीक है। अब मोमेंटम बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ m e v। ये तो अभी फॉर्मूला बना, लेकिन आपको कहानी क्या है, वेवलेंथ के टर्म में निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डी, बेटा प्लीज, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू क्या था बच्चों, h अपॉन में p या एम वी कोई तो p बोलते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, बहुत खतरनाक आ रहा है, h अपॉन में अंडर रूट में p की वैल्यू क्या है बेटा, 2m e v। अब देखो आप लोग बताओ, सबसे पहले h का वैल्यू कितना होता है, 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है क्या? अब सारी वैल्यूज पर रख दो, बस v एक वेरिएबल की तरह से काम करेगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा, h की वैल्यू हो गई 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होल अपॉन में अंडर रूट के अंदर सबसे पहला है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी। इनको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू मिलेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में अंडर रूट वी। ठीक है, ये वी बचा ना। अब इस पूरे वैल्यू को जब सॉल्व करें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 12.27 एंगस्ट्रॉम। अब अगर इसे में आपसे एक छोटी सी बात कह दिया जाए, आया हुआ ये भी चीज कि लैम्डा और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो बताओ कैसा होगा, जल्दी बताओ। इनवर्सली है, इनवर्सली का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो पहला बात ये अभी मैं दिखाऊंगा, पोटेंशियल दिया रहेगा, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल दिया रहेगा, आपसे कहेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता लगाओ, तो क्या करोगे, तुरंत डायरेक्ट 12.1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट दैट लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर अपॉन में अंडर रूट वी भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर एंगस्ट्रॉमी में पूछता है आपसे पास, रख करके आप सॉल्व कर लोगे वेवलेंथ कितना आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था, चैप्टर हुआ समाप्त, कहानी खत्म।